तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 राशियों की तुलना इसकी प्रश्नावली 8.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाग ए, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12 सही 1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। बच्चों भाग ए करते हैं पहले। बच्चों भाग ए में मूलधन दिया गया है 10,800 रुपये। तो यहाँ पर हम बच्चों मूलधन लिख लेते हैं। बच्चों हम मूलधन को पी से दर्शाते हैं। तो मूलधन पी बराबर 10,800 रुपये 3 वर्ष के लिए। तो बच्चों समय को यहाँ पर एन से दर्शाएंगे। यह 3 वर्ष है। बच्चों यहाँ पर ब्याज की दर 12 सही 1/2% दी गई है। तो बच्चों दर को हम आर से दर्शाएंगे। यह 12 सही 1/2% है। इसको हम 12 गुणा 2 धन 1 यानी कि 25/2 लिखेंगे। 25/2% दर होगी। और बच्चों यह दर वार्षिक दर है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो यहाँ पर समय 3 वर्ष होगा और दर यही रहेगी, 25/2% ही रहेगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो समय और दर जो प्रश्न में दिया गया है यही रहेगा। समय 3 वर्ष रहेगा और दर 25/2% रहेगी। हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। बच्चों कुल राशि को ए से दर्शाएंगे। तो कुल राशि ए बराबर यह पी कोष्टक 1 धन आर बटा 100 कोष्टक बंद इसकी पावर एन होगी। तो बच्चों कुल राशि ए बराबर पी मूलधन है, इसको 10,800 यहाँ पर रख लेते हैं। 1 धन आर 25/2 दिया गया है, 100 रखेंगे 100 की जगह पर। एन यहाँ पर हम 3 रखेंगे। बच्चों इसको आगे हम 10,800 कोष्टक के अंदर 1 धन 25 को 100 से काटते हैं तो यह 4 बार जाता है। इसको हम 1 धन 1/2 गुणा 4 यह 8 होता है। तो यह 1 धन 1/8 कोष्टक बंद इसकी घात 3 होगी। बच्चों इसको आगे हम 10,800 यहाँ पर हम एलसीएम 8 लेंगे। तो यह 8 धन 1/8 आएगा की घात 3। तो इस तरह से ए बराबर 10,800 8 धन 1 9 होता है, 9/8 की घात 3। इसको आगे हम 10,800 गुणा 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8 लिखेंगे। 10,800 को 8 से भाग देते हैं तो यह 1,350 आता है। 1,350 को 2 से भाग देते हैं तो 675 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं तो 4 आता है। तो इस तरह से बच्चों यह 675 गुणा 9 गुणा 9 बटा 4 गुणा 8 हो जाता है। 675 गुणा 9 गुणा 9 4,92,075 होता है बटा 8 गुणा 4 32 होता है। और बच्चों इसको सरल करने पर यह 15,377 रुपये 34 पैसे आता है। तो बच्चों हमने कुल राशि ज्ञात कर ली है। प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछी गई है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। कुल राशि ए हमें ज्ञात हो गई है, मूलधन पता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम जानते हैं कि यह कुल राशि ऋण मूलधन होगी, ए ऋण पी होगी। बच्चों कुल राशि यहाँ पर 15,377 रुपये 34 पैसे है। ऋण मूलधन यहाँ पर 10,800 रुपये है। इन दोनों को घटाते हैं तो बच्चों यह 4,577 रुपये 34 पैसे आता है। तो बच्चों कुल राशि 15,377 रुपये 34 पैसे होगी और चक्रवृद्धि ब्याज
₹4,577.34 होगा। भाग बी में मूलधन 18,000 दिया गया है और यहाँ पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए बच्चों यह मूलधन है 18,000 और 2 सही 1/2 वर्ष यह समय है यानी कि n है। 10% वार्षिक दर से बच्चों यह r होगा, r बराबर 10% वार्षिक होगा वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। हमें यहाँ पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो बच्चों भाग बी के लिए लिख लेते हैं। P मूलधन 18,000 है, समय 2 सही 1/2 वर्ष है और दर r बराबर 10% वार्षिक है। बच्चों हम जानते हैं कुल राशि A बराबर P 1/r/100 की घात n होगी। बच्चों P का मान 18,000 रख लेते हैं। कोष्टक 1/r यहाँ पर 10 दिया गया है और बटा 100 की घात n को यहाँ पर बच्चों पहले हम 2 रखेंगे क्योंकि समय 2 सही 1/2 वर्ष है। तो हमने यहाँ पर जो कुल राशि निकालनी है यह पहले 2 वर्ष के लिए निकालनी है। तो बच्चों पहले तो यहाँ पर हम कुल राशि जो निकाल रहे हैं यह 2 वर्ष के लिए है। समय 2 सही 1/2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए पहले कुल राशि हम निकाल लेते हैं। A बराबर P कोष्टक 1/r/100 की पावर n से। तो बच्चों P को हमने 18,000 रख लिया है, R को 10 रख लिया है। अब यहाँ पर 10 को 10 से भाग देते हैं 1 आता है, 10 को 100 से भाग देते हैं तो 10 आता है। तो कोष्टक के अंदर 1/1/10 यह आ जाता है। इसको आगे हम 18,000 कोष्टक एलसीएम 10 लेंगे तो यह 10/1 आ जाता है और घात 2 लिखेंगे। तो बच्चों इसको आगे हम 18,000 10/1 11 होता है, 11/10 की घात 2। इसको आगे हम 18,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 लिखेंगे। 0 से 0 और 0 से 0 कट जाता है तो इस तरह से यह 180 गुणा 11 गुणा 11 आ जाता है। 180 गुणा 11 गुणा 11 यह 21,780 होता है। तो 2 वर्ष के लिए राशि 21,780 होगी। अब यह आने वाले समय 1/2 वर्ष के लिए यह मूलधन बन जाता है। बच्चों अब हम 1/2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो बच्चों हम 21,780 पर अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T/100। P यहाँ पर मूलधन है, R ब्याज की दर है, T यहाँ पर समय है बटा 100। मूलधन बच्चों 21,780 होगा गुणा R यह 10% है गुणा T समय यह 1/2 है बटा 100। बच्चों यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो ब्याज इस तरह से मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यह 21,780 गुणा 10 गुणा 1/2 गुणा 100 होगी। 0 से 0 इस 0 से इस 0 को काट लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से अब यह 2178 गुणा 1/2 हो जाता है। 2178 गुणा 1 2178 होता है बटा 2। 2178/2 बच्चों यह है 1,089 होता है। तो ब्याज 1,089 रुपये होगी। यह 1/2 वर्ष की ब्याज है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 सही 1/2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करनी है। हमने 2 वर्ष के लिए राशि 21,780 पहले से निकाली हुई है और इस राशि पर जो 1/2 वर्ष के लिए ब्याज होगा यह 1,089 होगा। तो बच्चों 2 सही 1/2 वर्ष बाद जो कुल राशि होगी इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो कुल राशि है 2 वर्ष की इसमें
1/2 वर्ष का ब्याज जोड़ना होगा। तो यह 21,780 धन 1,089 होगी। इन दोनों को जोड़ने से यह 22,869 आ जाता है। तो बच्चों 2 से 1/2 वर्ष बाद कुल राशि यह 22,869 रुपये होगी। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं कि यह ए ऋण पी होता है। ए बच्चों 2.5 वर्ष बाद की कुल राशि है, यह 22,869 है। ऋण पी यहाँ पर मूलधन यानी कि 18,000 है। इन दोनों को घटाने से यह 4,869 रुपये आ जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 4,869 रुपये होगी और 2.5 वर्ष बाद जो कुल राशि होगी यह 22,869 रुपये होगी। बच्चों हमने भाग ए भाग बी कर लिया है, अब भाग सी करते हैं। रुपये 62,500 पर बच्चों यह पी होगा, मूलधन होगा। पी बराबर 62,500 रुपये। 1 से ही 1/2 वर्ष के लिए बच्चों यहाँ पर एन यह 1 से ही 1/2 वर्ष है, इसको हम 3/2 वर्ष कहेंगे। 8% वार्षिक दर से बच्चों आर यहाँ पर 8% वार्षिक दिया गया है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर बच्चों भाग ए और भाग बी में वार्षिक रूप से संयोजित करने पर ऐसा दिया गया था, यानी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की गई थी। तो हमने एन और आर यानी समय और जो दर थी वो जो प्रश्न में दी गई थी वही हमने ली थी, लेकिन यहाँ पर ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम एन यानी कि समय अर्धवार्षिक यहाँ पर लेंगे। तो बच्चों एन का मान अर्ध वर्ष लेना होगा। तो 3/2 वर्ष को हम 3/2 गुणा 2 अर्ध वर्ष लेंगे। अर्ध वर्ष के लिए हमें जो वर्ष दिया होगा उसमें 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। अर्धवर्ष का मतलब आधा वर्ष यानी 6 महीने। तो बच्चों यह 3 अर्धवर्ष हो जाता है। तो एन का मान यहाँ पर 3 हम रखेंगे, 3 अर्धवर्ष हम लेंगे। आर बच्चों 8% वार्षिक है। हम यहाँ पर यह जो आर है दर है अर्धवार्षिक लेंगे, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। 8 को 2 से भाग करेंगे तो यह 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। इसमें दिया गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो समय को 2 से गुणा करेंगे। अगर वर्ष दिया गया है और दर वार्षिक दी गई है तो दर को 2 से भाग करेंगे। हम अर्धवर्ष ज्ञात करेंगे और दर को अर्धवार्षिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एन 3 लेना होगा और दर 4% लेनी होगी। कुल राशि के लिए जिसको कि ए से दर्शाते हैं, यह पी 1 धन आर बटा 100 की घात एन। अब बच्चों यहाँ पर ए हमें ज्ञात करना है। पी का मान रख लेते हैं 62,500 कोष्टक 1 धन आर यहाँ पर 4 लेंगे बटा 100 की घात एन। एन को यहाँ पर 3 लेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह 62,500 कोष्टक के अंदर 1 धन 4 बटा 100, 4 को 4 से भाग देते हैं 1 आता है, 4 को 100 से भाग देते हैं 25 आता है। 1 धन 1 बटा 25। बच्चों इसको सरल करने पर बच्चों यह 62,500 कोष्टक के अंदर 1 धन 1 बटा 25 की घात 3 हो जाता है। आगे इसको सरल कर लेते हैं तो 62,500 कोष्टक के अंदर 25 को एलसीएम लेंगे तो यह 25 धन 1 बटा 25 कोष्टक के अंदर हो जाता है की घात 3। इसको आगे हम 62,500 25 धन 1 26 होता है, 26 बटा 25 की घात 3। इसको आगे हम 62,500 गुणा 26 बटा 25 की घात 3, इसको 26 बटा 25 गुणा 26 बटा 25 गुणा 26 बटा 25 लिखेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि 25 गुणा 25, 25 का वर्ग यह 625 होता है। तो यह यानी कि 62,500 को 25 गुणा 25 इससे भाग करने से
यह 100 आएगा, क्योंकि 25 गुणा 25 625 होता है। 625 62,500 में है, इसको हम 625 गुणा 100 लिखेंगे तो यह 100 आएगा। 100 बटा 25 यह 4 होता है। तो कुल मिला के बच्चों यह 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 हो जाता है। इन चारों संख्याओं को गुणा करने से गुणनफल हमें 70,304 प्राप्त होता है। तो बच्चों कुल राशि 70,304 रुपए होगी। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हम जानते हैं कि ए ऋण पी होता है। ए कुल राशि यहाँ पर 70,304 है, ऋण पी पी 62,500 है। इन दोनों को घटाने से यह 7,804 रुपए आ जाता है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 रुपए होगी। बच्चों भाग डी करते हैं। भाग डी में दिया गया है 8,000 रुपए पर। बच्चों यह मूलधन होगा, पी होगा। पी यहाँ पर 8,000 दिया गया है, 8,000 रुपए 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर एन 1 वर्ष पहले हम लिख लेते हैं 9% वार्षिक दर से। तो बच्चों आर यहाँ पर 9% वार्षिक दी गई है, इसको लिख लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो बच्चों 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे? 2 अर्धवर्ष होंगे। तो यहाँ पर हमने जो एन लेना होगा यह 2 लेना होगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। आर 9% वार्षिक दी गई है, इस दर को भी हम 2 से भाग करेंगे तो यह दर अर्धवार्षिक हमें ज्ञात हो जाती है। तो आर बराबर 9/2 अर्धवार्षिक होगा। बच्चों कुल राशि ज्ञात करने के लिए ए बराबर पी 1 धन आर बटा 100 इसकी घात एन। यहाँ पर पी हम रखेंगे 8,000, 1 धन आर को हम 9/2 रखेंगे, 100 को 100 की जगह रखेंगे, की घात एन, एन को हम 2 रखेंगे। तो बच्चों यह 8,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 9/200 आ जाता है, की घात 2। बच्चों इसको हम 8,000 कोष्टक के अंदर लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम 200 आ जाता है। तो यह 200 धन 9/200 हो जाता है, इसकी घात 2। इसको आगे हम 8,000 200 धन 9 209 होता है बटा 200, इसकी घात 2 लिखेंगे। इसको आगे हम 8,000 209/2 की घात 2, इसको हम 209/200 गुणा 209/200 लिखेंगे। बच्चों यह 200 की 2 शून्य 8,000 की 2 शून्य से कट जाती हैं, 1 शून्य 1 शून्य से कट जाता है। तो इस तरह से यह अब 8 गुणा 209 गुणा 209 बटा 20 गुणा 2 रह जाता है। 2 से 8 यह 4 बार जाता है, 4 से 20 5 बार जाता है। बच्चों इसको हम सरल करेंगे, 209 गुणा 209 बटा 5। इसको सरल करने पर यानी पहले 209 को 209 से गुणा करेंगे तो यह 43,681 आ जाता है बटा 5। इसको सरल करने से यह 8,736 रुपए 20 पैसे आता है। बच्चों हमने कुल राशि ए ज्ञात कर ली है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यह ए ऋण पी होता है। ए का मान रखेंगे 8,736 रुपए 20 पैसे, पी मूलधन इसको 8,000 रखेंगे, दोनों को घटाने से यह 736 रुपए 20 पैसे आ जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 736 रुपए 20 पैसे होगी और कुल राशि 8,736 रुपए 20 पैसे होगी। बच्चों हमने भाग ए, भाग बी, सी और डी कर लिया है। अब हम भाग ई करेंगे। भाग ई में दिया गया है रुपए 10,000 पर। तो बच्चों यह पी हो जाता है, मूलधन 10,000 रुपए होगा 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर हम एन बराबर 1 वर्ष लिख लेते हैं।
8% वार्षिक दर से। तो आर पहले हम 8% वार्षिक यहां पर लिख लेते हैं। अब कहा गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो बच्चों एन यहाँ पर 2 अर्धवर्ष हो जाता है। एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं और आर को हम अर्धवार्षिक लेना होगा। तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो यह 4% अर्धवार्षिक होगी। बच्चों हम जानते हैं कि कुल राशि, इसको हम ए से दर्शाते हैं। ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटा 100 की घात एन। यहाँ पर मूलधन पी को 10,000 रखेंगे। 1 धन आर यहाँ पर 4% लेना होगा। 4 बटा 100 की घात एन। एन को हमें 2 लेना होगा। एन बराबर 2 अर्धवर्ष है। इसको आगे हम 10,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 4 बटा 100। बच्चों 4 को 4 से भाग देते 1 आता है। 4 को 100 से भाग देते 25 आता है। तो बच्चों कोष्टक के अंदर 1 धन 1 बटा 25 कोष्टक बंद, इसकी घात 2। इसको आगे हम 10,000 कोष्टक के अंदर 25 एलसीएम ले लेते हैं। तो यह 25 धन 1 बटा 25 हो जाता है, इसकी घात 2। इसको आगे हम 10,000 25 धन 1 26 होता है। 26 बटा 25 की घात 2 लिखेंगे। और यह इसको आगे हम 10,000 26 बटा 25 की घात 2, इसको 26 बटा 25 गुणा 26 बटा 25 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम 10,000 गुणा 26 बटा 25 गुणा 25 लिखेंगे। 10,000 को 25 से भाग देते हैं तो यह 400 आता है। 400 को 25 से भाग देते हैं तो यह 16 आता है। तो बच्चों यह 16 गुणा 26 रह जाता है। इन तीनों को गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें 10,816 मिलता है। तो बच्चों कुल राशि यह 10,816 रुपए होगी। कुल राशि हमने ज्ञात कर ली है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यह ए ऋण पी होता है। ए यहाँ पर कुल राशि है जो कि हमने 10,816 ज्ञात की है। ऋण पी यह मूलधन है, यह 10,000 है। इन दोनों को घटाने से बच्चों यह 816 आ जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपए होगा। प्रश्न 2, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। संकेत दिया गया है। ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए कुल राशि ए ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर किसी बैंक से उधार लिया, इसका मतलब यह जो 26,400 रुपए है यह मूलधन होगा, पी होगा। 15% वार्षिक दर से, बच्चों यह आर होगा 15% वार्षिक, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष और 4 महीने यह समय दिया गया है। तो बच्चों पहले हम 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। यह आने वाले 4 महीने का मतलब 4/12 वर्ष। इन महीनों को 12 से भाग करते हैं तो वर्ष हमें ज्ञात हो जाता है। 4/12 वर्ष के लिए यह जो राशि निकल के आई है यह मूलधन हो जाएगा। तो इन 4 महीनों के लिए हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को हम इस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहले हम मूलधन 2 वर्ष के लिए यह P बराबर 26,400 रुपये होगा। N बराबर बच्चों यहाँ 2 वर्ष होगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। तो N पहले हम 2 वर्ष रखेंगे। वैसे कुल समय 2 वर्ष 4 महीना है। तो 2 वर्ष धन 4 महीना को हम 4/12 वर्ष लिखेंगे। तो पहले 2 वर्ष के लिए हम मूलधन 26,400, समय को 2 वर्ष यहाँ पर रखेंगे। ब्याज की दर 15% वार्षिक हमें लेना होगा। ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। तो
तो बच्चों कुल राशि 2 वर्ष के लिए यह A बराबर P 1 धन R बटा 100 की घात n हो जाती है। P यहाँ पर 26,400 रखेंगे, कोष्टक 1 धन R यहाँ पर 15 रखेंगे बटा 100 की घात n को 2 रखेंगे। 15 को 5 से भाग करते हैं तो 3 आता है, 100 को 5 से भाग करते हैं तो 20 आता है। तो कोष्टक के अंदर 1 धन 3 बटा 20 रह जाता है। 26,400 कोष्टक के अंदर हम 20 एलसीएम लेते हैं तो यह 20 धन 3 बटा 20 रह जाता है। 20 धन 3 बटा 20 की घात 2। इसको आगे हम 26,400 20 धन 3 23 होता है, 23 बटा 20 की घात 2। इसको आगे हम 26,400 गुणा 23 बटा 20 गुणा 23 बटा 20 लिखेंगे। 20 की शून्य और यह 20 की शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाती हैं। 264 को 2 से भाग करते हैं तो 132 आता है। 132 को 2 से भाग करते हैं तो यह 66 आता है। तो बच्चों यह 66 गुणा 23 हो जाता है। तो इस तरह से कुल राशि इन तीनों को गुणा करने से प्राप्त होगी। इन तीनों को गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें 34,914 मिलता है। तो कुल राशि 34,914 होगी। यह राशि 2 वर्ष के लिए हमने ज्ञात की है। अब बच्चों हमने 4 महीने के लिए राशि ज्ञात करनी है। तो इन 4 महीनों के लिए ब्याज हम 34,914 पर निकालेंगे और इस ब्याज को निकालने के लिए यहाँ पर हम ब्याज के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 4 महीने का जो समय है इसको वर्ष में बदलेंगे तो 4 बटा 12 वर्ष हो जाता है, यानी 1 बटा 3 वर्ष हो जाता है। R दर यहाँ पर 15% वार्षिक हमें लेनी होगी। मूलधन P यहाँ पर हमें 34,914 लेना होगा। तो यहाँ पर हम ब्याज के लिए P गुणा R गुणा T 100 लिखेंगे। P यहाँ पर 34,914 है, गुणा R को 15 लिखेंगे, गुणा T यहाँ पर समय है, यह 1 बटा 3 वर्ष है। 100 को 100 की जगह पर रखेंगे। 15 को 3 से भाग देते हैं तो 5 आता है। तो बच्चों 34,914 गुणा 5 बटा 100। 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है, 5 को 100 से भाग देते हैं तो 20 आता है। तो बच्चों यह 34,914 बटा 20 हो जाता है। इसको सरल करते हैं तो यह 1,745.70 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 महीने के लिए जो ब्याज होगा 1,745 रुपये 70 पैसे होगा। इस ब्याज को 34,914 में जोड़ेंगे तो हमें 2 वर्ष 4 महीने के लिए कुल राशि ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से कुल राशि बराबर 34,914 धन 1,745 रुपये 70 पैसे, क्योंकि हमने 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए राशि का भुगतान करना पड़ेगा। कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा यह निकालना है। तो इसके लिए कुल राशि 2 वर्ष 4 महीने के लिए निकालनी होगी। इसको निकालने के लिए हम 2 वर्ष की जो राशि है इसमें 4 महीने का जो ब्याज है यह जोड़ने से हमें यह राशि प्राप्त हो जाएगी। तो 34,914 धन 1,750.70 इसको जोड़ने से बच्चों यह 36,659.70 आ जाता है। तो बच्चों कुल राशि 36,659 रुपये 70 पैसे होगी। इतना भुगतान उसे इतनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्न 3, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। बच्चों हम एक तरफ
फेविना के लिए ब्याज की गणना कर लेते हैं। फेविना के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी है और हम दूसरी तरफ राधा के लिए ब्याज की गणना कर लेते हैं। राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली है राशि। तो बच्चों फेविना के लिए मूलधन P बराबर 12,500 है। समय फेविना के लिए इसको हम T से दर्शाएंगे, यह 3 वर्ष है। R का मान, दर का मान, ब्याज की दर 12% वार्षिक यहाँ पर दी गई है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100 होता है। तो बच्चों P 12,500 रखेंगे, R का मान 12 रखेंगे, समय यहाँ पर 2 वर्ष है, बटा 100। 100 की 2 शून्य से 12,500 की 2 शून्य को हम काट सकते हैं। बच्चों समय फेविना के लिए यह 3 वर्ष है, तो यहाँ फेविना ने 12,500 3 वर्ष के लिए, तो समय को 3 वर्ष हमें रखना होगा। 125 गुणा 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 36 होता है। 125 गुणा 36 बच्चों यह 4,500 होता है। तो साधारण ब्याज बच्चों 4,500 रुपए होगी। फेविना के लिए साधारण ब्याज यह 4,500 रुपए होगी। अब हम राधा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर राधा के लिए P 12,500 ही रखेंगे, 12,500 रुपए। समय यहाँ पर हम समय को N से दर्शाएंगे, यह 3 वर्ष है, हमें 3 वर्ष लेना होगा क्योंकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। R ब्याज की दर यहाँ पर 10% वार्षिक दी गई है। तो बच्चों पहले तो हम कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो कुल राशि A बराबर P कोष्टक के अंदर 1 धन R बटा 100 की घात N। तो बच्चों P को यहाँ पर 12,500 रखेंगे, कोष्टक के अंदर 1 धन R को हम 10 रखेंगे, बटा 100 की घात N, N को हम 3 रखेंगे। इसको आगे हम 12,500 कोष्टक के अंदर 1 धन, 10 को 10 से भाग करते 1 आता है, 10 को 100 से भाग करते 10 आता है। तो यह 1 धन 1 बटा 10 इसकी घात 3 हो जाता है। इसको आगे हम 12,500 कोष्टक के अंदर 10 एलसीएम लेंगे, तो यह 10 धन 1 बटा 10 की घात 3 हो जाता है। इसको आगे हम 12,500, 10 धन 1 11 होता है, 11 बटा 10 की घात 3। इसको आगे हम 12,500, 11 बटा 10 की घात 3, इसको हम 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 लिखेंगे। 10 की यह शून्य से 12,500 का शून्य कटता है, इसी तरह से इस शून्य से यह शून्य कट जाता है। तो बच्चों यह 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटा 10 हो जाता है। इसको हम सरल करते हैं तो बच्चों यह 1,66,375 बटा 10 हो जाता है और इसको हम 16,637.50 लिख सकते हैं। तो बच्चों राधा के लिए यह कुल राशि 16,637 रुपये 50 पैसे होगी। बच्चों हमें ब्याज ज्ञात करनी है, तो राधा के लिए यह चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A ऋण P होगा। A हमने ज्ञात किया है 16,637 रुपये 50 पैसे, ऋण P यह 12,500 रखेंगे। इन दोनों को घटाने से 4,137 रुपये 50 पैसे आ जाता है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेविना के लिए जो ब्याज है 4,500 है, राधा के लिए ब्याज 4,137 रुपये 50 पैसे है। तो फेविना ने अधिक ब्याज देनी होगी, तो अतः फेविना द्वारा अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। और बच्चों कितना अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम 4,500 इसको 4,137 रुपये 50 पैसे से घटाएंगे, तो बच्चों यह 362 रुपये 50 पैसे आ जाता है। तो फेविना द्वारा अधिक ब्याज देनी होगी और यह अधिक ब्याज का जो भुगतान करना होगा यह 362 रुपये 50 पैसे का करना होगा। प्रश्न 4, मैंने जमशेद से 12,000 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए।
यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। बच्चों, यहाँ पर हम दो तरह की गणना करेंगे, दो तरह से ब्याज को निकालेंगे। एक हम साधारण ब्याज निकालेंगे और दूसरा हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो एक तरफ साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं और दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेते हैं। साधारण ब्याज पर उधार लिया गया है 12,000 रुपये, तो बच्चों P बराबर 12,000 रुपये होगा। समय साधारण ब्याज के लिए T से दर्शाएंगे, तो यह 2 वर्ष दिया गया है। R यह 6% वार्षिक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर यह P गुणा R गुणा T बटा 100 होता है। P का मान 12,000 रख लेते हैं, R 6 रख लेते हैं, T यहाँ पर 2 वर्ष रखेंगे, 2 रखेंगे बटा 100। 100 की 2 शून्य से 12,000 की 2 शून्य कट जाती हैं। तो बच्चों यह 120 गुणा 6 गुणा 2, इसको गुणा करने से यह 1,440 आ जाता है। तो बच्चों साधारण ब्याज 1,440 रुपये होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन करते हैं। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यह A ऋण P होता है। A कुल राशि है, यह P कोष्टक 1 धन R बटा 100 की घात n होता है। ऋण P बच्चों यहाँ पर 12,000 लेंगे और 1 धन R 6% वार्षिक हमें लेनी होगी। तो बच्चों P वही राशि है, 12,000 रुपये है। R यहाँ पर 6% वार्षिक है और समय यहाँ पर n 2 वर्ष है। तो n का मान 2 वर्ष रख लेते हैं। ऋण P को हम 12,000 रखेंगे। तो इसको आगे हम 12,000, 6 को 2 से भाग देते हैं तो 3 आता है, 100 को 2 से भाग देते हैं 50 आता है। तो बच्चों इसके आगे हम 12,000 कोष्टक के अंदर 50 एलसीएम लेते हैं, तो ये 50 धन 3 बटा 50 हो जाता है, इसकी घात 2 ऋण 12,000। इसको आगे हम 12,000 कोष्टक के अंदर 50 धन 3 यह 53 होता है बटा 50 की घात 2 ऋण 12,000। इसको आगे हम 12,000 गुणा 53 बटा 50 की घात 2 को 53 बटा 50 गुणा 53 बटा 50 लिखेंगे ऋण 12,000। अब 12,000 की शून्य से 50 का शून्य और दूसरी शून्य से 50 का शून्य कट जाता है। 120 को 5 से भाग देते हैं तो यह 24 आता है। तो बच्चों यह 24 गुणा 53 बटा 5 ऋण 12,000 आ जाता है। 24 गुणा 53 बटा 5 को सरल करते हैं तो बच्चों यह 13,483.20 आता है ऋण 12,000। इन दोनों को घटाने से यह 1,483.20 आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 1,483 रुपये 20 पैसे होगी। साधारण ब्याज यह 1,440 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 1,483 रुपये 20 पैसे है। तो स्पष्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह अतिरिक्त राशि का भुगतान यह 1,483.20 ऋण 1,440 होगा। इन दोनों को घटाने से यह 43 रुपये 20 पैसे आ जाता है। तो अतिरिक्त राशि का भुगतान 43 रुपये 20 पैसे का करना होगा। बच्चों प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया गया है वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह भाग 1 6 महीने के अंत में, भाग 2 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर वासुदेवन 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश करता है। तो मूलधन को बच्चों यहाँ पर 60,000 हम लेंगे। मूलधन 60,000 रुपये होगा।
यहाँ पर समय n बराबर भाग्य के लिए 6 महीने है। बच्चों महीनों को वर्ष में बदल लेते हैं, तो 6 महीने का मतलब बच्चों यहाँ पर यह जो 6 महीने हैं इसको हम एक अर्धवर्ष कह सकते हैं। अर्धवर्ष का मतलब आधा वर्ष, आधा वर्ष का मतलब 6 महीने। तो बच्चों n हम एक अर्धवर्ष यहाँ पर लेंगे, क्योंकि दिया गया है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो n की गणना हमें अर्धवर्ष में करनी होगी। n बराबर एक अर्धवर्ष होगा, तो n को हम एक यहाँ पर रखेंगे। अब दर दी गई है 12% और यह दर वार्षिक दी गई है। हमें अर्धवार्षिक दर यहाँ पर लगानी होगी। तो बच्चों दर को हम 12/2 यानी 6% अर्धवार्षिक यहाँ पर लगाएंगे। तो दर को r को हम 6% अर्धवार्षिक यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। n एक अर्धवार्षिक यहाँ पर हमने लेना होगा। तो भाग 1 के लिए कुल राशि की गणना कर लेते हैं। तो कुल राशि a बराबर p कोष्टक 1 धन r बटा 100 की घात n। p को हम यहाँ पर 60,000 रख लेते हैं। कोष्टक के अंदर 1 धन r यहाँ पर 6 लेना होगा बटा 100 इसकी घात n। n को हमने 1 लेना होगा। 6 को 2 से भाग करते 3 आता है, 100 को 2 से भाग करते 50 आता है। तो यह 60,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 3 बटा 50 इसकी घात 1। तो इसको आगे हम 60,000 कोष्टक के अंदर एलसीएम हम 50 ले लेते हैं। तो यह 50 धन 3 बटा 50 हो जाता है और घात 1 यह इतना ही होगा। तो इसको आगे हम 60,000 गुणा 50 धन 3 53 होता है बटा 50 लिखेंगे। अब शून्य से शून्य कट जाता है। 6,000 को 5 से भाग देते हैं तो 1,200 आता है। 1,200 गुणा 53 यह 63,600 होता है। तो बच्चों कुल राशि 63,600 रुपये होगी। तो बच्चों वासुदेवन को 6 महीने के अंत में 63,600 रुपये देने होंगे। बच्चों भाग 1 का उत्तर यह होगा। अब हम भाग 2 कर लेते हैं। भाग 2 में 1 वर्ष के अंत में कुल राशि प्राप्त करेगा। कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा यह ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर मूलधन यानी P 60,000 हमें लेना होगा, 60,000 रुपये होगा। n बच्चों यहाँ पर 1 वर्ष यहाँ लेंगे, इसको हम अर्धवर्ष में बदलेंगे तो यह 2 अर्धवर्ष हो जाता है। तो n को हमें 2 लेना होगा, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। n को हम 2 लेंगे। r बच्चों 12% दिया गया है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो दर भी हमें अर्धवार्षिक लेनी होगी। यह 12/2 यानी कि 6% होगी और यह ब्याज हमने अर्धवार्षिक निकाल ली है। अब 1 वर्ष के बाद कुल राशि की गणना करेंगे। यह a बराबर p 1 धन r बटा 100 की घात n। p को हम 60,000 यहाँ पर रखेंगे। कोष्टक के अंदर 1 धन r को हम 6 रखेंगे बटा 100 की घात n यहाँ पर 2 लेंगे। इसको आगे हम 60,000 और 6 को 2 से भाग करते 3 आता है, 100 को 2 से भाग करते 50 आता है। तो कोष्टक के अंदर 1 धन 3 बटा 50 और इसको हम सरल करते हैं तो बच्चों ये पहले भाग की तरह, भाग 1 की तरह 53 बटा 50 आ जाता है। इसकी घात 2 होगी। इसको आगे हम 60,000 गुणा 53 बटा 50 गुणा 53 बटा 50 लिखेंगे। 50 की यह एक शून्य, 50 की यह दूसरी शून्य, 60,000 की 2 शून्य से कट जाती हैं। अब बच्चों 600 बटा 5 यह 120 होता है। 120 बटा 5 यह 24 होता है और 24 गुणा 53 यह 67,416 होता है। तो बच्चों 1 वर्ष के अंत में यह कुल राशि 67,416 रुपये होगी। इतनी राशि 1 वर्ष के अंत में प्राप्त करेगा। अतः 1 वर्ष के अंत में वासुदेवन कुल 67,416 रुपये प्राप्त करेगा। बच्चों इस भाग का यह उत्तर होगा। प्रश्न 6 करते हैं। इसमें दिया गया है आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर
10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। बच्चों, पहले हम भाग 1 के लिए हम एक तरफ गणना कर लेते हैं और भाग 2 के लिए हम दूसरी तरफ गणना कर लेते हैं। भाग 1 में वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, तो वार्षिक संयोजन के लिए, और भाग 2 के लिए अर्धवार्षिक संयोजन के लिए, तो बच्चों यहाँ पर P यानी मूलधन 80,000 लेंगे। दोनों ही स्थितियों में, पहली स्थिति में ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, दूसरी स्थिति में ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। मूलधन 80,000 होगा। तो वार्षिक संयोजन के लिए पहले गणना कर लेते हैं। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो यहाँ पर R बराबर 10% लेना होगा। यह वार्षिक दर है। N का मान 1/2 वर्ष है। इसका मतलब N 1 वर्ष पूरा है और बच्चों धन आधा वर्ष। बच्चों, पहले हम 1 वर्ष के अंत की राशि ज्ञात कर लेते हैं। यह राशि A बराबर P 1 धन R बटा 100 की घात N से ज्ञात होगी। तो बच्चों, 1 वर्ष के अंत की राशि A बराबर P को हम 80,000 यहाँ पर रखेंगे। कोष्टक के अंदर 1 धन R को हम 10 रखेंगे, 10 बटा 100 की घात N यहाँ पर 1 वर्ष रखेंगे, N 1 रखेंगे। तो यह 80,000, 10 को 10 से भाग देते हैं 1 आता है, 10 को 100 से भाग देते हैं 10 आता है। तो कोष्टक के अंदर 1 धन 1 बटा 10 हो जाएगा। इसकी घात 1, इसको हम 1 धन 1 बटा 10 ही लिखेंगे। इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। तो यह 80,000, कोष्टक के अंदर 10 एलसीएम ले लेते हैं, तो यह 10 धन 1 बटा 10 हो जाता है। तो यह 80,000 गुणा 11 बटा 10 हो जाता है। शून्य से शून्य कट जाता है। 8,000 गुणा 11, यह 88,000 हो जाता है। तो बच्चों, 1 वर्ष के अंत की राशि 88,000 रुपये होगी। अब बच्चों, हमें 1/2 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करनी होगी। तो 1/2 वर्ष का ब्याज, इसको हम मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से ज्ञात करेंगे। तो मूलधन 1 वर्ष के अंत की जो राशि है यह मूलधन होगी। तो इसको हम 88,000 ले लेते हैं, गुणा दर 10% वार्षिक है, गुणा समय 1/2 है, और हम बटा 100 को 100 की जगह रख लेते हैं। 10 की शून्य से 100 की यह शून्य कट जाती है। 88,000 की शून्य से बाकी बची हुई 100 की यह शून्य कट जाती है। 8,800 को 2 से भाग करते हैं तो 4,400 आता है। 4,400 गुणा 1 बराबर 4,400। तो बच्चों, 1/2 वर्ष का ब्याज यह 4,400 रुपये होगा। तो कुल राशि जो कि 1.5 वर्ष के बाद होगी, यह 1 वर्ष के अंत की राशि धन 1/2 वर्ष का ब्याज होगी। तो यह बच्चों 88,000 धन 4,400 होगी। दोनों को जोड़ने से 92,400 आ जाता है। तो कुल राशि 92,400 रुपये होगी। अब बच्चों, दूसरी तरफ जो भाग 2 के लिए अर्धवार्षिक संयोजन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसके लिए हम राशि ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन 80,000 होगा। R 10% वार्षिक है, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। तो बच्चों, यह 10/2 यानी 5% अर्धवार्षिक होगा। तो R को 5% लेंगे। समय 1/2 वर्ष है, इसको हम 3/2 वर्ष लिख सकते हैं, और इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो यह 3 अर्धवार्षिक आ जाता है। तो N को यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। कुल राशि ज्ञात करने के लिए A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटा 100 की घात N। P को यहाँ पर हम 80,000 रखेंगे।
कोष्टक के अंदर एक धन आर को हम 5 रखेंगे बटा 100 की घात एन, एन को हम 3 रखेंगे। आगे इसको हम 80,000। कोष्टक के अंदर एक धन 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है, 5 को 100 से भाग देते हैं 20 आता है। तो कोष्टक के अंदर एक धन 1 बटा 20 लिखेंगे, इसकी घात 3। इसको आगे हम 80,000। कोष्टक के अंदर 20 एलसीएम लेंगे तो 20 धन 1 बटा 20 हो जाता है, इसकी घात 3। इसको आगे हम 80,000। 20 धन 1 21 होता है, गुणा 21 बटा 20, इसकी घात 3। इसको आगे हम 80,000 गुणा 21 बटा 20 की घात 3 को 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर 20 3 बार है, यहाँ से 3 शून्य, 80,000 की 3 शून्य से कट जाती हैं। 2 को 80 से भाग देते हैं 40 आता है, 40 को 2 से भाग देते हैं 20 आता है, 20 को 2 से भाग देते हैं तो बच्चों 10 आता है। तो बच्चों इस तरह से यह 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 रह जाता है। इन चारों को गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें 92,610 प्राप्त होता है। तो बच्चों कुल राशि 92,610 रुपये होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 92,610 यह ज्यादा होता है 92,400 से। तो बच्चों स्पष्ट है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है, यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की गई ब्याज से अधिक है। इन राशियों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों इन राशियों में जो अंतर है यह है 92,610 ऋण 92,400 होगा। इन दोनों को घटाने से बच्चों यह 210 रुपये आ जाता है। तो राशियों में अंतर 210 रुपये होगा। प्रश्न 7, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो भाग 1 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। भाग 2 तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर भाग 1 में तो हमें ज्ञात करना है 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि, मतलब हमें ए ज्ञात करना होगा। यहाँ पर मूलधन 8,000 लेना होगा, ब्याज की दर 5% लेनी होगी और कहा गया है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो भाग 1 में 2 वर्ष के अंत में मतलब एन का मान हम 2 वर्ष रखेंगे। तो पहले भाग 1 को कर लेते हैं। पी यहाँ पर 8,000 रुपये हम लेंगे। आर 5% वार्षिक दी गई है, आर को हमें 5% ही लेना होगा क्योंकि ब्याज दिया गया है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। एन यहाँ पर हमें 2 वर्ष लेना होगा, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एन का मान हम यहाँ 2 लेंगे। कुल राशि हमें गणना करनी है तो कुल राशि के लिए हम ए बराबर पी 1 धन आर बटा 100 की घात एन इसका प्रयोग करेंगे। तो ए बराबर यानी कुल राशि बराबर पी का मान 8,000 रखेंगे, कोष्टक के अंदर 1 धन आर को हम 5 रखेंगे बटा 100 इसकी घात एन, एन को 2 रखेंगे। तो यह 8,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है, 5 को 100 से भाग देते हैं 20 आता है। तो कोष्टक के अंदर 1 धन 1 बटा 20 इसकी घात 2 होगा। इसको आगे हम 8,000 कोष्टक के अंदर 20 एलसीएम लेंगे तो यह 20 धन 1 हो जाता है, इसकी घात 2। इसको आगे हम 8,000 गुणा 20 धन 1 21 होता है, 21 बटा 20 की घात 2 लिखेंगे। 8,000 21 बटा 20 की घात 2 को 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 लिखेंगे। 20 2 बार है, इसकी 2 शून्य से 8,000 की 2 शून्य कट जाती हैं। 80 बटा 2 40 होता है और 40 बटा 2 यह 20 होता है। तो बच्चों 20 गुणा 21 गुणा 21 इन तीनों संख्याओं को गुणा करने से गुणनफल के रूप में हमें 8,820 मिलता है। तो कुल राशि 8,820 रुपये होगी। बच्चों अब भाग 2 करते हैं। भाग 2 में पूछा गया है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें तीसरे वर्ष के अंत में
कुल राशि ज्ञात करनी होगी। उस राशि को 2 वर्ष के अंत में प्राप्त की जाने वाली राशि से घटाएंगे तो हमें तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों भाग 2 के लिए हम P बराबर 8,000 रुपये लेंगे, R 5% वार्षिक लेंगे, तो R का मान 5 रखना होगा, N यहाँ पर हमें 3 वर्ष रखना होगा क्योंकि हमें कुल राशि 3 वर्ष के लिए हमें ज्ञात करनी है। 3 वर्ष के बाद राशि A बराबर P 1 धन R बटा 100 की घात N। P को हम 8,000 रखेंगे, कोष्टक के अंदर 1 धन R को हम 5 रख लेते हैं बटा 100 की घात N को हम 3 रखेंगे। बच्चों यह जो कोष्टक के अंदर है 1 धन 5 बटा 100, यह भाग 1 की तरह ही है। इसको जब हम सरल करेंगे तो यह 21 बटा 20 आएगा, 21 बटा 20 की घात 3। इसको आगे हम 8,000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 लिख सकते हैं। 20 3 बार है तो इसमें 3 शून्य है, यह 8,000 की 3 शून्य से कट जाती हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है, 8 से 8 कट जाता है। तो बच्चों इस तरह से यह 21 गुणा 21 गुणा 21 रह जाता है। इन तीनों संख्याओं को गुणा करने से हमें गुणनफल के रूप में 9,261 मिलता है। तो बच्चों 3 वर्ष के बाद कुल राशि 9,261 रुपये होगी। हमें तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। यह हमें 3 वर्ष के पश्चात की राशि ऋण 2 वर्ष के पश्चात की कुल राशि से ज्ञात होगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 9,261 ऋण 8,820 होगा। इन दोनों संख्याओं को घटाने से यह 441 आ जाता है। तो बच्चों तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये होगा। प्रश्न 8, 10,000 रुपये पर 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है, और ब्याज को 2 तरह से संयोजित किया जाना है। तो एक तरफ तो हम ब्याज यहाँ पर वार्षिक रूप से संयोजित करने पर जो प्राप्त होगा यह हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, और दूसरी तरफ हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के लिए मूलधन यानी P बराबर 10,000 रुपये, दर 10% वार्षिक है तो दर को हमने 10% लेना होगा। समय N बराबर 1/1/2 वर्ष। तो बच्चों यह 1 वर्ष धन 6 महीने यानी 1/2 वर्ष होगा। पहले हम 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। 1 वर्ष के लिए राशि, इसको हम A लिखेंगे। A बराबर P 1 धन R बटा 100 की घात N। तो A बराबर P यहाँ पर हम 10,000 लेंगे, कोष्टक के अंदर 1 धन R, इसको हम 10 रखेंगे बटा 100 की घात N को हम 1 रखेंगे। 10 से 10 एक बार जाता है, 10 से 100 10 बार जाता है। तो बच्चों A बराबर 10,000 1 धन 1 बटा 10 इसकी घात 1। घात 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी संख्या की घात 1 यह वही संख्या होती है। बच्चों इसको आगे हम 10,000 कोष्टक के अंदर 10 एलसीएम लेंगे तो यह 10 धन 1 बटा 10 हो जाता है। तो यह 10,000 गुणा 10 धन 1 11 बटा 10। 10 की 1 शून्य से 10,000 की 1 शून्य कट जाती है। 1,000 गुणा 11 बराबर 11,000 होता है। तो 1 वर्ष के लिए जो राशि होगी यह 11,000 रुपये होगी। अब हमें बच्चों आधा वर्ष का ब्याज ज्ञात करना होगा। इसको हम मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से ज्ञात करेंगे।
मूलधन यहाँ पर 11,000 हम रखेंगे। एक वर्ष के बाद की जो राशि होगी यह मूलधन होगी, तो 11,000 हम रखेंगे मूलधन, गुणा दर यह 10 लेना होगा, गुणा समय यह 1/2 लेना होगा, और 100 यहाँ पर अपनी जगह पर आएगा। 10 की शून्य से 100 का शून्य कट गया, 11,000 की एक शून्य से 100 का बचा हुआ शून्य कट गया। तो बच्चों 1,100 गुणा 1 गुणा 1 यह 1,100 होगा बटा 2, 1,100 बटा 2 यह 550 होगा। तो बच्चों आधे वर्ष का ब्याज 550 रुपए होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1/1/2 वर्ष में कुल राशि जो होगी यह एक वर्ष के बाद की राशि धन आधे वर्ष का ब्याज होगी, यानी कि 11,000 धन 550 होगी। इन दोनों को जोड़ने से 11,550 आ जाता है। तो 1.5 वर्ष में कुल राशि यह 11,550 रुपए होगी। बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं कि यह ए ऋण पी होता है। बच्चों ए यहाँ पर 11,550 होगा, अब ऋण पी यह मूलधन 10,000 है। 11,550 ऋण 10,000 यह 1,550 होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 1,550 रुपए होगी। अब बच्चों हम यह जो दूसरी तरफ है अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन P बराबर बच्चों हमें 10,000 रुपए लेना होगा। R बराबर 10% वार्षिक है, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो यह 10/2 यानी 5% अर्धवार्षिक होगा। N बराबर जो 1/2 वर्ष, इसको हम 3/2 वर्ष लिख सकते हैं, और 2 से गुणा करेंगे तो यह 3 अर्धवर्ष हो जाता है। 3/2 वर्ष का मतलब 3 अर्धवर्ष, तो n को हम यहाँ 3 लेंगे। बच्चों कुल राशि ज्ञात करेंगे, इसके लिए a बराबर p 1 धन r बटा 100 की घात n। p यहाँ पर 10,000 रखेंगे, कोष्टक के अंदर 1 धन r को हम 5 लेंगे बटा 100 की घात n, n को हम 3 रखेंगे। 5 को 5 से भाग दें 1 आता है, 5 को 100 से भाग दें 20 आता है। तो बच्चों इस तरह से यह 10,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 1/20 इसकी घात 3। इसको आगे हम 10,000 कोष्टक के अंदर 20 एलसीएम लेंगे, तो 20 धन 1/20 की घात 3 हो जाता है 10,000। 20 धन 1 21 होता है, 21/20 की घात 3। इसको आगे हम 10,000 गुणा 21/20 की घात 3 को 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 लिखेंगे। 20 3 बार है, इसकी 3 शून्य 10,000 की 3 शून्य से कट जाती हैं। तो बच्चों यह 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाता है। 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, इन चारों संख्याओं का गुणनफल 92,610 होता है बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है। 92,610 को 8 से भाग देने से यह 11,576.25 आता है। तो बच्चों कुल राशि 11,576 रुपए 25 पैसे होगी। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं कि बच्चों ए ऋण पी होगा। ए यहाँ पर 11,576.25 है, ऋण पी 10,000 है। इन दोनों संख्याओं को घटाने से हमें 1,576.25 मिल जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1,576.25 होगी। बच्चों हम जानते हैं कि 1,576 रुपये 25 पैसे यह ज्यादा है 1,550 रुपए से। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यह ब्याज ज्यादा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। बच्चों यहाँ पर हमने देखा हाँ यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका उत्तर हाँ होगा।
हाँ, यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। प्रश्न 9 करते हैं। इसमें दिया गया है, यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। हमें यहाँ पर ए ज्ञात करना है। पी यहाँ पर 4096 रुपये है। 18 महीने का मतलब 12 महीने धन 6 महीने, यानी 1 वर्ष धन 6 महीने का मतलब 1/2 वर्ष होगा, यानी यह 1/2 वर्ष होगा, 3/2 वर्ष होगा। वार्षिक दर दी गई है 12.1/2%। इसको हम 25/2% वार्षिक लिख सकते हैं। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चों, समय को हम 2 से गुणा करेंगे और दर को हम 2 से भाग करेंगे। क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, समय हमें अर्धवर्ष लेना होगा और ब्याज अर्धवार्षिक लेनी होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए मूलधन यानी P बराबर 4096 रुपये होगा। दर यह 12.1/2% है। इसको हम 25/2% वार्षिक लिखेंगे और इसको हम 2 से भाग करते हैं तो यह 25/4 आ जाता है। 25/4% यह अर्धवार्षिक दर होगी। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो दर को हमें 25/4 यहाँ लेना होगा। यह दर अर्धवार्षिक लेनी होगी। समय यहाँ पर n 18 महीने का मतलब हमने देखा कि 3/2 वर्ष है। इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो यह 3 अर्धवर्ष हो जाता है। तो बच्चों, n 3 हम यहाँ पर लेंगे अर्धवर्ष, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कुल राशि ज्ञात करने के लिए बच्चों A बराबर P 1 धन R/100n लेंगे। तो कुल राशि A बराबर P को हम यहाँ पर 4096 रखेंगे। कोष्टक के अंदर 1 धन R यहाँ पर हमने 25/4 रखना है। 100 को उसी स्थान पर रखेंगे। की घात n यहाँ पर हमने 3 लेना है। तो इसको आगे हम 4096 कोष्टक के अंदर 1 धन 25 को 25 से भाग देते हैं 1 आता है, 25 को 100 से भाग देते हैं 4 आता है। तो बच्चों, यह 1 धन 1/4 गुणा 4 16 हो जाता है। इसकी घात 3। इसको आगे हम 4096 कोष्टक के अंदर 16 एलसीएम लेंगे तो यह 16 धन 1/16, इसकी घात 3 रह जाता है। 4096 गुणा 16 धन 1 17, 17/16, इसकी घात 3। इसको हम 4096 गुणा 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16 लिखते हैं। बच्चों, 16 गुणा 16 गुणा 16 यह 4096 होता है। तो 4096 से 16 गुणा 16 गुणा 16 कट जाता है। तो इस तरह से यह 17 गुणा 17 गुणा 17 रह जाता है। इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो यह 4913 आता है। तो कुल राशि बच्चों 4913 रुपये होगी। प्रश्न 10। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है। निम्न को ज्ञात कीजिए। भाग 1 वर्ष 2001 में जनसंख्या, भाग 2 वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो बच्चों, पहले भाग 1 करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है 2003 इस वर्ष के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है और यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहती है। यहाँ पर भाग 1 में पूछा गया है वर्ष 2001 में जनसंख्या। बच्चों, 2003 इसके पहले 2002 इसके पहले 2001, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर 2001 वर्ष के लिए अगर देखें 2003 यानी 2 वर्ष बाद 2003 के अंत में जनसंख्या 54,000 यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों, अगर हम 2001 की जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो यहाँ से प्रारंभ करें। 2001 की जनसंख्या 2003 में बढ़ते बढ़ते 54,000 हो जाती है।
तो 2001 की जनसंख्या को अगर हम मूलधन की तरह मानते हैं तो इसको हम P लिखेंगे, P 2001 लिखेंगे। 2001 का मतलब 2001 की जनसंख्या, यानी 2001 की जनसंख्या इसको हम P मानते हैं, तो यह हमें ज्ञात करनी होगी। और बच्चों 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या 54,000 हो जाती है, तो इसको हम 2 वर्ष के बाद की राशि की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 2 वर्ष के बाद का मतलब यहाँ पर हम A लिखेंगे। तो A 2003 का मतलब 2003 की जनसंख्या, यानी 2001 के बाद 2003, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, इसको हम A 2003 लिखेंगे। ये हमें दी गई है 54,000। तो बच्चों स्पष्ट है कि वर्ष 2001 के लिए हम P 2001 लिखेंगे और 2 वर्ष बाद के लिए हम A 2003 जो कि दिया गया है 54,000, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो समय है यह 2 वर्ष है और जो बढ़ने की दर है यह 5% वार्षिक है। तो R बराबर हम यहाँ पर 5% लेंगे। R बराबर 5% वार्षिक होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटा 100 की घात n, इसको प्रयोग में लेंगे। A 2003 लिखेंगे, यहाँ पर P 2001 लिखेंगे। P 2001 की जनसंख्या, A 2003 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो P 2001 हमें यह निकालना है और A 2003 54,000 हमें दिया गया है। तो 54,000 बराबर P 2001 कोष्टक 1 धन R को 5 लिखेंगे बटा 100, इसकी घात n, यहाँ पर हम 2 वर्ष लेंगे, n 2 रखेंगे। तो बच्चों 54,000 बराबर P 2001 कोष्टक के अंदर 1 धन, 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है, 5 को 100 से भाग देते हैं 20 आता है। बच्चों 1 धन 1 बटा 20, इसको अगर सरल करते हैं 20 एलसीएम लेना होगा तो यह 20 धन 1 बटा 20 हो जाता है। 20 धन 1 बटा 20 बच्चों यह 21 बटा 20 होता है। तो हम कोष्टक के अंदर जो 1 धन 1 बटा 20 है इसकी घात 2, इसको हम 21 बटा 20 की घात 2 लिखेंगे। P 2001 हमने यहाँ इसके साथ लिखना होगा। तो बच्चों यह 54,000 बराबर P 2001 21 बटा 20 की घात 2 होगा। इसको आगे हम 54,000 बराबर P 2001 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 लिखेंगे। इसको आगे हम 54,000 गुणा 20 लिख सकते हैं। 20 और 20 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर P 2001 गुणा 21 तो बच्चों इसको हम 54,000 गुणा 20 बटा 21 गुणा 21 लिखेंगे। 21 गुणा 21 का पक्षांतर कर लिया है तो यह बराबर होगा P 2001 के। तो हम कह सकते हैं कि P 2001 बराबर 54,000 गुणा 20 बटा 21 गुणा 21 होगा। बच्चों 54,000 को 3 से भाग देते हैं तो 18,000 आता है। 21 को 3 से भाग देते हैं 7 आता है। 18,000 को 3 से भाग देते हैं 6,000 आता है। 21 को 3 से भाग देते हैं 7 आता है। 6,000 गुणा 20 यह 24 लाख होगा बटा 7 गुणा 7 यह 49 होता है। तो P 2001 बराबर 24 लाख बटा 49। बच्चों यह 48,979.59 आ जाता है। बच्चों क्योंकि जनसंख्या कभी भी दशमलव में हमें लेनी नहीं होती तो हम पूर्ण अंक यहाँ पर लेंगे। तो P 2001 यहाँ पर 48,980 हम ले सकते हैं। तो P 2001 बराबर 48,980 होगा। यहाँ पर हम कोष्टक में लगभग लिख देते हैं। तो 2001 की जनसंख्या 48,980 होगी। भाग 1 का यह उत्तर होगा। बच्चों अब हम भाग 2 कर लेते हैं। भाग 2 में पूछा गया है वर्ष 2015 में कितनी जनसंख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर 2003 की यह जो जनसंख्या दी गई है इसको हम मूलधन के रूप में लिखेंगे, यानी इसको हम P 2003 लिखेंगे
और 2005 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो ए 2005 हमें ज्ञात करना होगा, समय यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बच्चों भाग 2 के लिए पी 2003 यह 54,000 है और ए 2005 हमें यह ज्ञात करना है। समय यहाँ पर 2 वर्ष होगा, 2003 से 2005 यह 2 वर्ष का अंतराल होता है। तो बच्चों ए 2005 बराबर पी 2003 कोष्टक 1 धन आर बटा 100 की घात एन। आर यहाँ पर वही 5% लेना होगा, यह वार्षिक दर दी गई है। पी 2003 54,000 रखेंगे, कोष्टक 1 धन आर को हम 5 रखेंगे बटा 100 इसकी घात एन यानी 2। 54,000 1 धन 5 बटा 100 यह भाग 1 में हमने सरल किया था। बच्चों भाग 1 की तरह इसको सरल करेंगे तो 21 बटा 20 आ जाता है इसकी घात 2। तो 54,000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 होगा। 20 2 बार है, इसमें 2 शून्य, 54,000 की 2 शून्य से कट जाती हैं। 2 को 540 से भाग देते हैं तो 270 आता है, 270 को 2 से भाग देते हैं तो बच्चों 135 आता है। तो बच्चों यह 135 गुणा 21 गुणा 21 रह जाता है। इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें 59,535 मिलता है। तो बच्चों 2005 की जो जनसंख्या होगी यह 59,535 होगी। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। 2005 की जनसंख्या 59,535 होगी। चलिए प्रश्न 11 करते हैं। इसमें दिया गया है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या है यह 5,06,000 दी गई है। बच्चों शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या को हम यहाँ पर पी ले सकते हैं। तो शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या हम मूलधन की तरह यहाँ पर ले सकते हैं। तो पी बराबर हम लेंगे 5,06,000। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रति घंटे की दर से यह जो बढ़ रही है 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है बैक्टीरिया की संख्या। तो बच्चों आर यानी यह बढ़ने की जो दर है 2.5% हमें यह घंटे के हिसाब से लेना होगा। प्रति घंटे 2.5% की दर से बढ़ रही है। 2 घंटे के अंत में इसका मतलब हमें यह अंतराल यानी 2 घंटे का n बराबर 2 लेना होगा। तो दर 2.5 लेना होगा और n बराबर 2 लेना होगा क्योंकि दर प्रति घंटे की दी गई है और समय घंटों में दिया गया है। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या यानी 2 घंटे के बाद यह संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम a मान सकते हैं। तो a बराबर p कोष्टक 1 धन r बटा 100 की घात n। a का मतलब यहाँ पर 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या होगा। p यहाँ पर शुरुआत में जो संख्या है बैक्टीरिया की यह 5,06,000 है, इसको रखेंगे। कोष्टक 1 धन r यह 2.5 है बटा 100 इसकी घात n को हम 2 रखेंगे। बच्चों 1 धन 2.5 बटा 100 ये दशमलव के नीचे हम यहाँ पर 10 रख लेते हैं। 25 को 25 से भाग देते 1 आता है, 25 को 100 से भाग देते 4 आता है। तो बच्चों इस तरह से यह 1 धन 1 बटा 4 गुणा 10 यह 1 बटा 40 हो जाता है। यहाँ 40 एलसीएम लेते हैं तो यह 40 धन 1 बटा 40 हो जाता है। 40 धन 1 40 धन 1 41 होता है बटा 40। तो बच्चों a बराबर 5,06,000 इसको हम 41 बटा 40 की घात 2 लिखेंगे। इसको आगे हम 5,06,000 गुणा 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40 लिखेंगे। 40 2 बार है, इसकी 2 शून्य, 5,06,000 की 2 शून्य से कट जाती हैं। 5,060 को 4 से भाग देते हैं
तो बच्चों यह 1265 आता है। अब यह 1265 गुणा 41 गुणा 41 बटा 4 रह जाता है। तो बच्चों ए बराबर, इसको हम सरल करते हैं तो यह 5,31,616.25 आ जाता है। तो बच्चों 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 से बढ़कर 5,31,616.25 हो जाती है। बच्चों यहाँ पर हम पूर्ण संख्या लेंगे, 0.25 को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा पूरा होता है तो हमें पूर्ण संख्या लेनी होगी। तो ए बराबर बच्चों यहाँ पर हम 5,31,616 हम यहाँ पर लेंगे। बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या 5,31,616 होगी। तो बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। ए का मतलब 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या यह 5,31,616 होगी। बच्चों अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 12 करते हैं। इसमें दिया गया है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों जब हम स्कूटर खरीदते हैं तो कुछ समय पश्चात जब उसका हम उपयोग कर लेते हैं तो उसका मूल्य उतना नहीं रहता, मूल्य घट जाता है, मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है। यह अवमूल्यन प्रश्न में दिया गया है 8% वार्षिक दर से होता है। 1 वर्ष के बाद हमें स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों इस 42,000 को हम P लिखेंगे। तो P बराबर 42,000 है। शुरुआत में स्कूटर की कीमत 42,000 रुपए है। P बराबर 42,000। अवमूल्यन जो होता है इसकी दर 8% वार्षिक है। हमें 1 वर्ष बाद यानी n बराबर 1 वर्ष हम यहाँ पर रखेंगे। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें A ज्ञात करना है। तो बच्चों A बराबर P कोष्टक एक धन की जगह यहाँ पर ऋण लेना होगा क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। हमें क्योंकि कीमत घट जाएगी, घटने के लिए हम यहाँ पर ऋण लेंगे। तो A बराबर P 1 ऋण R बटा 100 इसकी घात n हमें यह लेना होगा। ऋण अवमूल्यन की वजह से आएगा। अवमूल्यन का मतलब कीमत का कम हो जाना। P यहाँ पर 42,000 लेंगे, कोष्टक 1 ऋण R को हम 8 रखेंगे बटा 100, n को हम 1 रखेंगे। तो 42,000 1 ऋण 8 बटा 100 की घात 1, यह 1 ऋण 8 बटा 100 ही होगा। बच्चों 8 को 4 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 100 को 4 से भाग देते हैं तो 25 आता है। 1 ऋण 2 बटा 25, बच्चों यह 25 एलसीएम ले लेते हैं तो 25 ऋण 2 बटा 25 हो जाता है। इसको हम 25 ऋण 2 23 बटा 25 लिखेंगे। तो बच्चों यह 42,000 कोष्टक के अंदर 1 ऋण 2 बटा 25, इसको हम 23 बटा 25 लिखेंगे। 42,000 को 25 से भाग देते हैं तो बच्चों 1680 आता है। तो 1680 गुणा 23 यह 38,640 होता है। तो बच्चों A का मतलब 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य यह 38,640 रुपए होगा। अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए रह जाएगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।